हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत से जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और देश में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बात होती है और गहराई तक समझने का एक मौका होता है। बिहार इलेक्शन में बहुत कुछ खबरें आ रही हैं, कहीं भीड़ आती है, कहीं भीड़ बुलाई जाती है। इलेक्शन का माहौल जरा अलग है। इलेक्शन कमीशन का भी मूड थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है और उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, वो बहुत चीजें हैं समझने की और उसके पीछे क्या कुछ है, क्या वजह है इस घबराहट की और वैक्सीन का क्यों वादा किया जा रहा है, ये सब कुछ समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट यानी अल्पसंख्यक विभाग के। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं। शबीर अहमद विद्रोही साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप हमें समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार इलेक्शन में जो कुछ हो रहा है, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से वैक्सीन और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का नोटिस, जो अब से पहले कह रहा था कि कोरोना काल में हो जाएंगे, लेकिन अब जरा कुछ मूड बदला हुआ नजर आ रहा है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले आपके दर्शकों का मैं अभिवादन कर दूं और उनसे नमस्कार करके ये बात को शुरू करता हूं। बिहार के चुनाव में मैं दो तीन चीजें आपको बहुत साफ दिखाई दे रही हैं। सरकारी मशीनरी जो है वो ये साबित करने में लगी हुई है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन उनके बातों से, उनके इरादों से, उनके कार्यों से कुछ इसमें चीजें पैदा होती हैं। पहली बात, आप वैक्सीन का लेते हैं तो पहले ये बता दीजिए कि ये प्रलोभन देना हुआ कि नहीं हुआ। भारत के हर नागरिक का कार्य है, अधिकार है कि भारत में पैदा हैं तो उनके स्वास्थ्य की चिंता करना सरकार का है, और सारे भारतवासियों को ऐलान करते तो बात अलग थी, लेकिन चुनाव के दौरान आचार संहिता लगने के बाद इस तरह का प्रलोभन देना, यह आचार संहिता का उल्लंघन है। दूसरी तरफ काजमी साहब, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि मतलब ये कि जान का डर बता करके कि तुम कोरोना से मर जाओगे, मैं फ्री में तुम्हें दे दूंगा, वोट लेना, ये जान का सौदा करना है। और ये भाजपा के प्रधानमंत्री जिस तरीके का बात करते हैं जाकर के, शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी जब चुनाव में गए थे 50,000 करोड़, 80,000 करोड़, 1.25 करोड़, बिहार वाले जानते हैं कि ये फेंकने वाला आदमी फेंकू है, 1 रुपया भी कितना दिया उसका हिसाब मांग रहे हैं। अभी जाकर के उनके घोषणा पत्र में पहला वैक्सीन है, दूसरा 19 लाख लोगों के रोजगार का प्रश्न है। जब आपके तेजस्वी ने कह दिया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो ये कहते थे पैसा कहां से आएगा, जेल से आएगा कि नकली नोट से दिया जाएगा, लेकिन ये कहां से लाएंगे। आज सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये हताश हो चुके हैं, चाहे वो मोदी हो चाहे नीतीश हो, क्योंकि मोदी जी लालू के 15 साल पुराने शासन को बता रहे हैं। अरे भाई, आप अपने 15 साल के शासन, क्योंकि जब भी आप शासन में रहे तो आप नीतीश कुमार के साथ रहे, 1.5 साल का आपका दूरी हुई, 1.5 साल में क्या हुआ कि राजद और जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी थी, फिर आपने पाला बदलकर भाजपा के साथ गए, पहुंची वहीं पे लाश जहां का खमीर था। उस पर बहस नहीं है, 15 साल के अपने कार्यों को नहीं बताना है, लालू के पुराने कार्यों ऊपर लेके जाना है, जंगल राज की बात करनी है। इससे साबित है कि ये लोग हताश हो चुके हैं। रह गया इसी चुनाव में, इलेक्शन आयुक्त को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन टाइम कराते समय सारी पार्टियां ने कहा था, चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट किया था कि चुनाव को थोड़ा टाला जाए, इसलिए कि कोरोना काल चल रहा है। तब चुनाव आयोग ने कहा हम चुनाव समय पर करेंगे। क्यों? सरकार चुनाव कराने के फेवर में थी, इसलिए कि सरकार ये जानती थी कि हमारे रहते भर में चुनाव होगा तो ठीक होगा, टालने का मतलब राष्ट्रपति शासन लगेगी, और राष्ट्रपति शासन में सरकार के पोल खुलेंगे, इसलिए वो चुनाव समय पर कराने की जिद की और चुनाव आयोग की बात मानी, विरोधी दल के किसी की बात नहीं मानी। आज चुनाव में आप देखे होंगे, बिहार की न्यूज देखते होंगे, बिहार में भाजपा के नेता
और जनता दल यूनाइटेड के मिनिस्टर जहां जा रहे हैं मैदान से लोग उसे भगा रहे हैं, उनसे खुश नहीं है। ये सारी चीज देखने के बाद चुनाव आयोग नोटिस देता है सारी पार्टियों को कि आप कोरोना काल में कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जो गाइडलाइन है उस पर नहीं चल रहे हैं। अरे भाई ये क्या है? देखिए भीड़ दो प्रकार की होती है काजमी साहब। एक भीड़ होती है जो लोगों को बैठाकर लाया जाता है ट्रैक्टर में, ट्रक में, गाड़ी में, घोड़े में, और एक भीड़ अपने आप आती है। लाई हुई भीड़ को रोका जा सकता है, आने वाली भीड़ को कोई नेता नहीं रोक सकता। इसलिए नहीं रोक सकता है कि वो आने वाली भीड़ प्रेम से, श्रद्धा से, निष्ठा से बनकर आ रही है। अगर हम रोके तो हमारा वोट खराब होगा। चुनाव में कोई अपना वोट खराब करना चाहेगा? लाई हुई भीड़ को रोकने के लिए चुनाव आयोग को नोटिस देनी चाहिए। सत्ताधारी लोग भीड़ ला रहे हैं तो भी भीड़ जुट नहीं पा रही है, तो अपने ऐब को छुपाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा नोटिस दिलाया जा रहा है, ताकि इनके लोगों में जब जा रहे हैं तो भीड़ नहीं हो रही है, तेजस्वी में भीड़ हो रही है, राहुल में भीड़ हो रही है, तो ये घबरा गए कि अगर नोटिस दे देंगे तो भीड़ कम होगी, वरना हमारी भीड़ के वजह से भी 5% वोट ये देखते हैं कि जनता किसके तरफ ज्यादा जा रही है, वो उसके तरफ मूड बनाते हैं। हवाओं को देखकर नजर बदलने वाले 5% लोग होते हैं, तो ये वोट भी 5% बहुत होता है। इसलिए ये चुनाव में इस तरह का ड्रामा करने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि सही में कोरोना काल था, चुनाव को टाल देना था, लेकिन जब टाले नहीं तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खो। नोटिस देकर के चुनाव को तुम बाधित बनाना चाहते हो? तुम्हारा नोटिस का क्या गाइडलाइन है? हम दूरी बनाकर रहेंगे, हमारी भीड़ हमसे दूरी बनाएगी, ये हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि तो क्या आपको पूरा यकीन है कि एनडीए बीजेपी नीतीश का जो गठबंधन है वो सरकार खो देगा, हारेगा, ये आपको पूरा यकीन है क्या? देखिए हमारी यकीन नहीं, ये उनका हताशा ही बताता है। जिस तरह वो हताश हो गए हैं ये बताता है। यकीन तो मशीन पर भी लोगों को नहीं है, जो मशीन लगाई गई है चुनाव में उस पर भी यकीन नहीं है। आज जो भीड़ देखी जा रही है और जो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, 15 साल में परिवर्तन होता ही है, ये भी बात को सोचा जा रहा है, तो परिवर्तन निश्चित दिखाई दे रहा है। और इस निश्चित परिवर्तन क्योंकि उनकी हताशा बता रही है और तेजस्वी के उत्साह बता रहे हैं कि जनता उसे उत्साहित कर रही है। अच्छा, सब में राहुल गांधी कहां खड़े हैं? मतलब कैसा उनकी जो जनसभाएं हैं, राहुल गांधी चूंकि बहरहाल एक नेशनल पार्टी है, लेकिन नेशनल पार्टी में बहुत ही कमजोर हालत में है पार्लियामेंट में। तो अब ये बिहार में कैसा, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को क्या कुछ मिल सकता है, या राहुल गांधी के लीडरशिप वहां कितना काम कर पाएगी? देखिए एक बात आपको बताएं, लीडरशिप राजनीतिक गुण जो होते हैं वो प्राकृतिक आते हैं, परिवार से नहीं आते हैं। और परिवार से गुण लाने का काम करना हो तो बचपन से सिखाना पड़ता है। बच्चे का मास्टर के सामने रख दीजिए तो सभी छात्र बराबर होते हैं। ये इनको आदर मिलने लगा और ये नेता बन गए। न इनके अंदर काबिलियत थी, काबिलियत अब धीरे धीरे आ रही है, मैच्योर लीडर ये बन रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अब ये परिपक्व हो रहे हैं। लेकिन राहुल और प्रियंका ये पार्टी के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मगर इनकी मेहनत को एक्सपायरी डेट के नेता जो है वो बर्बाद कर देते हैं एक लाइन बोल करके। कभी शशि थरूर के जरिए, कभी हमारे दिग्विजय सिंह, और कभी वो सूरज वाला है, न जाने क्या समझते हैं। उनके एक सेंटेंस से इनकी की हुई सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। देखिए काजमी साहब, नेता 4 प्रकार से बनते हैं। एक नेता माइक वर्कर होता है जो भाषण के जरिए जनता के दिलों तक पहुंचता है। दूसरा फील्ड वर्कर होता है जो जनता के बीच में घूम घाम करके उनके दर्दों को मिटाने का काम करता है। तीसरा ब्रेन वर्कर होता है जो दिमाग से योजनाओं को बना करके और जनता के हितों की रक्षा करता है। लेकिन इन तीनों वर्करों को इस वक्त फाइनेंस वर्कर ने गुलाम बना लिया है, पूंजीपतियों ने गुलाम बना लिया है। इसलिए जिसके पास पूंजी आ जा रही है वो नेता बन जा रहा है।
तो चौथी चीज जो है पूंजीवाद जो है राजनीति का पहला हिस्सा बनता जा रहा है। तो राजनीति के जो गुण थे वो समाप्त हो गए। राहुल इस वक्त परिपक्व हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। कांग्रेस में खुद समन्वय नहीं है, कांग्रेस के लीडर दूसरों को आने नहीं देना चाहते और दूसरा भी पार्टी में इसलिए जाना नहीं चाहता कि जी हजूरी के अलावा कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं है। सच्चाई मैं इस पर किसी शायर के चंद पंक्तियां आपको सुना देता हूं और आप देखें वही चीज है, वही उनके साथ है। कारण यह है कि जमी और आसमां को मिलाने वाले झूठे होते हैं तकदीर बताने वाले। और ध्यान दीजिएगा, बुरे दिनों में रिश्ते ही टूट जाते हैं, बुरे दिनों में रिश्ते ही मर जाते हैं, पहले मर जाते थे रिश्ते को निभाने वाले। और जो देखें, जो तेरा है पता है उसे मत खोना, अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। आज जो सच बोल देता है पार्टी से निकाल दिया जाता है। भारत के अंदर की सारी पार्टियों में यह बात आ गई है, निकाल दिया जाता है। आप अभी देखें खड़से, भाजपा के अंदर सबसे पुराना महाराष्ट्र का नेता एकनाथ खड़से जी थे, लेकिन उन्हें उपेक्षित किया गया, उन्हें हर तरह से परेशान किया गया। आज वो हमारे साथ राष्ट्रवादी में चले आए हैं, कल ही उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। तो आज ये हालत हो गई है कि दलों में और दिलों में बड़ी अलग चीज आ गई है। लोग दिलों से दिल को नहीं मिलाते हैं, मुफाद से लोगों से हाथ मिलाते हैं। जब तक फायदा है रहते हैं, फायदा ना हो निकल जाते हैं, या सच बोल देते हैं तो पार्टी निकाल देती है। सच्चाई को सुनने की आदत जब तक राजनीतिक दलों में नहीं आएगी और सच पर चलने की आदत जब तक राजनीतिक दलों में नहीं आएगी, जनता के हितों की रक्षा नहीं होगी, हर तरह से शोषण होगा। सच्चाई ही एक मार्ग है जो देश की भलाई कर सकती है। आज ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी देश की सत्ता की कुर्सी पर बैठा है। आप बता दीजिए, कोई वादा पूरा किया? रोजगार देने का वादा पूरा किया, फलाने चीज के वादे पूरे किए, 50 नाम का बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, क्या गया? यानी केवल कहानी सुना करके, मनमानी चला करके देश नहीं चलाया जा सकता है। देश नीतियों से चलता है और नीयत साफ हो नेता का, तब देश का विकास होता है। इसलिए मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा काजमी साहब कि आज आप जिस तरीके से अपनी न्यूज चैनल को चला रहे हैं, ऐसे चलाने वाले 2-4 ही बचे हैं, वरना सबके ऊपर ये बात होती है। आप भी अपने आप को सेव करके चला कीजिएगा। कारण ये है कि जमाना बड़ा खतरनाक हो रहा है, सच बोलने वाले को सताया जा रहा है और चापलूसी करने वाले को सर पर बिठाया जा रहा है। उससे देखिए, उससे हमें कोई परेशानी नहीं होती। हमें अगर सच बोलते बोलते कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन मैं अब ये बात पूछना चाहता हूं आपसे कि प्रधानमंत्री जी तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कभी आर्टिकल 370 याद दिला रहे हैं, कभी पाकिस्तान को सबक सिखाना याद दिला रहे हैं, अब वो कुछ नए किस्म के कुछ अपने नीतियां भी ऐलान कर रहे हैं वहां पर बिहार में जाकर के। तो आखिर आपको क्या लगता है, अब झोली में कुछ बचा नहीं है वादा करने के लिए भी, या क्या कुछ है आखिर जो अब इस वक्त वादे किए जा रहे हैं जब लोगों के पेट में आग लगी हुई है भूख की? देखिए, एक बात आपको बताएं, फिल्म का एक गाना है, भरा है पेट तो जगमगाता है, लगी है भूख तो ईमान डगमगाता है। डगमग ईमान पर आश्वासन और पीठ सुहलाना भी एक काम कर जाता है। पूरा भारत ये मान चुका है कि ये झूठा है, केवल उसके भक्त नहीं मानते हैं, वरना पूरा भारत ये मान चुका है कि देश का प्रधानमंत्री फेंकू है, केवल फेंकता है। इसके अंदर जनता के हितों के और जनता के हाथों को रोजगार देने की नीयत नहीं है। ये केवल पूंजीपतियों का संरक्षक है, पूंजीपतियों का रक्षक है और पूंजीपतियों के द्वारा ही ये देश के अंदर सत्ता में आया है। ये मानसिकता जनता ने बना ली है। देखिए, वो बिहार है, बिहार में बॉस शब्द पहले आता है। अब बॉस से बुद्धि भी होती है और बॉस से बेवकूफ भी होता है, समझ लीजिएगा। तो बिहार की जनता इस बार बेवकूफ नहीं बनेगी, अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेगी, क्योंकि वो जानती है कि ये हमें बेवकूफ बनाने का नाटक करता है। कभी हमारे को नीलामी में डाल देता है कि 50,000 करोड़, 80,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़
बिहार की जनता पूछ रही है कहाँ है पैसा बाबा, विकास कहाँ गया, सारी चीज कहाँ गई। और कहते हैं हमारे वहां के मुख्यमंत्री जी कि यहाँ समुंदर थोड़े है कि हम कारखाने लाएं। अरे सुनो, समुंदर के किनारे बड़े बड़े कारखाने पानी की जहाजों से और इससे चलने की बात तो होती है, लेकिन जहां नहीं है, हमारे विदर्भ में, महाराष्ट्र में देखिए, यहाँ कहां सा समुंदर है भाई। टेक्सटाइल्स मिल लगाई जा सकती है, आपके झारखंड में कोयले हैं, सारी चीजें हैं, आपके करीब है, बिहार से लगे हुए हैं। आप बिहार में भी बहुत कुछ है, बिहार में भी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं। आप करना चाहें, आपके जूट मिल को आपने बंद कर दिया, गवर्नमेंट की रिफाइनरी तो कहीं भी लगा सकते हैं जब सऊदी से ला सकते हैं। आपकी बरौनी की रिफाइनरी का क्या हाल है, आप किसानी के तरफ है, आपके शुगर मिलों का क्या हाल है, प्राइवेट वाले चल रहे हैं, सरकारी बंद है। देखिए, करने के लिए आदमी के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति के साथ ये भी होनी चाहिए कि हम जनता के द्वारा बनाए गए हैं और जनता के लिए बनाए गए हैं। ये पैसों से बनते हैं और पैसों के लिए काम करते हैं, इसलिए यह देश रसातल के तरफ जा रहा है। जनता इस बात को नहीं सोचती है कि हमारा बनाया हुआ ही चीज मुझे सता रहा है। जिस पर मेरा एक शेर याद आ रहा है कि जिसे हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही है नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। जनता जिसे अधिकार दे करके सत्ता की चाबी देती है, आज वही सरकार जनता का शोषण करती है, क्योंकि वो तो जानती है कि पैसों के बल पर आया हूं, पैसों के लिए आया हूं और पैसों से ही आऊंगा, इसलिए जनता की तरफ ध्यान नहीं देती है। तभी तो इस देश का प्रधानमंत्री कार्यों को नहीं बताता है, प्रलोभन देता है कि फ्री में वैक्सीन देंगे, फलाना देंगे, धमाका देंगे। अरे बताओ 6 साल में तुमने क्या दिया, पहले ये तो बता दो। जब 6 साल में तुमने नहीं दिया तो इलेक्शन के समय में आपको बता दूं, कहना नहीं चाहिए। पहली रात को जब पति पत्नी जाते हैं तो बड़े सुहावने वादा करते हैं और बाद में वो भी भूल जाते हैं और वो वादा देखती रह जाती है। ठीक उसी तरीके से मतलब लेने के लिए बहुत वादे किए जा सकते हैं और मतलब निकल जाने के बाद सभी वादे भूल जाते हैं। ये हालात है और इसी में देश को ये फंसा कर रखे हुए हैं। अच्छा, इस बिहार इलेक्शन में आपकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की क्या पोजीशन है, वो किसके साथ है, क्या कुछ है आपकी पार्टी की पोजीशन इस बिहार चुनाव में? हमारे नेता राष्ट्र के हितों के बारे में आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब सोचते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारा नुकसान हो चलेगा लेकिन राष्ट्र का नुकसान न हो, और साथ ही साथ राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी को फायदा ना हो। इन चीजों के बीच में अभी हमारी पार्टी वहां किसी का साथ अभी देने का ऐलान नहीं की है और कुछ लोग मैदान में अपने बल पर खड़े हो गए हैं, पार्टी उनको कोई सहयोग नहीं कर रही है। वो कारण इसलिए कि हमारा नेता नहीं चाहता है कि हमारे कारण भाजपा को कोई लाभ हो, और इसी चर्चा चल रही है। पहला चरण 28 को है, हो सकता है कि हमारे नेता कोई निर्णय लेकर के आप लोगों के बीच यानी पत्रकारों के बीच में अपने विचार को रख सके तो बेहतर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के दिल में एक चीज तो बहुत साफ है कि वो किसी प्रकार राष्ट्र का नुकसान नहीं चाहते, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ाना चाहते हैं और वो ऐसा कार्य नहीं करना चाहते जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाले पार्टियों को फायदा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने सही कहा, क्योंकि शरद पवार जी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बनवाई है, बीजेपी को एक तरह से वहां से बाहर का रास्ता दिखाया है, वो एक नमूना एक तरह से बहुत ही बदतरीन हालात में एक नमूना भी एक तरह से पेश किया है उन्होंने देश के सामने धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के लिए। इसके अलावा आपने बहुत ही गहराई से कुछ चीजें बताई, प्रधानमंत्री जी की तरफ से प्रलोभन आचार संहिता के खिलाफ है ये आपने कहा, और निष्पक्ष चुनाव के बारे में चुनाव आयोग ने जिस तरह से अपना रंग बदला है, पहले कुछ और अब कुछ, वो भी आपने बताया। और देश के लिए शरद पवार जी नुकसान नहीं चाहते ये भी बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि शब्बीर अहमद विद्रोही साहब बहुत ही एक्टिव हैं अपनी पार्टी में
और अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दे देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।